अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। एग्रीकल्चर जिसे पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता था, ये कहते थे कि ये एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ये ज़राई मुल्क रहा है या नहीं रहा, इसके अदाद शुमार अगर इदारा शुमारियात की माली साल 2020-2021 की रिपोर्ट से पिछली, क्योंकि 11 महीने की जो रिपोर्ट 2020 और 21 की आ चुकी है, तो उस 11 महीनों का अगर तनाज़ुर देखें गुज़िश्ता साल के माली साल के हवाले से, तो पिछले साल माली साल के 11 महीनों में 10 लाख से ज़ायद की इंपोर्ट्स थी एग्रीकल्चर ग्रुप के अंदर, जबकि इस साल ये इंपोर्ट्स बढ़कर 13 लाख से ऊपर जा चुकी हैं। एक्सपोर्ट्स कम और हमारी दरामदात बहुत ज़्यादा। क्या आखिरकार हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम ज़राई मुल्क हैं? अगर ज़राई मुल्क नहीं रहे तो क्या ज़राअत के हवाले से नामो निशान पाकिस्तान का मिट जाएगा? ये सवाले से हमने अपनी अदाद शुमार को बेहतर करते ज़राअत में अपना नाम दोबारा से पैदा करना है। हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, अवाम किसान को पैसा बचा या नहीं बचा, लेकिन किसान को एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो उस फसल की लगती रही। अब कौन कितना कमा गया, बीज के ऊपर जो मरकज़ है इसका कितना काम हो सका, इस सब के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि हाइब्रिड बीज के ऊपर हम क्यों नहीं जा पा रहे, अगर जा पा रहे हैं तो किस हद तक गए हैं, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी नई इनोवेशन है और कितना हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते सबसे पहले ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीड्स डिपार्टमेंट जो है उधर पहुंचे हैं, हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ सबसे पहले करेंगे, फिर आपको आगे ले चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इस यूनिवर्सिटी के सीड्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है? क्या स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी कम हो जाए और हमारी पैदावारी लागत जो है उसके अंदर इजाफा किया जा सके? जो पाकिस्तान में ज़राअत की पैदावार का जो इन्हिसार है वो सबसे पहले सीड पर होता है। अच्छी क्वालिटी का जो सीड प्रोवाइड करेंगे हम, तो उससे अच्छी हमें पैदावार हासिल हो सकेगी। और हमारे पास यहाँ पे सीड टेस्टिंग लैब है, तो जितने भी हमारे पास सीड के सैंपल्स आते हैं हम यहाँ पे उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम उनको वो बताते हैं कि ये सीड बीजने के लायक है या ये सीड बीजने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं एकेडमिक पर्पज़ के लिए, हमारे पास सैंपल्स आते हैं, हमारे पास डिफरेंट सीड कंपनी से सैंपल आते हैं जो हमारे पास इधर सीड टेस्टिंग करवाते हैं। हमारे पास तकरीबन सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम उनको सीड टेस्टिंग करके देते हैं। अच्छा, कैसे समझते हैं पाकिस्तान में अभी तक सीड मेकिंग के ऊपर किस हद तक काम हुआ है? जब बाहर से जब तो सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें तादाद कितना इजाफा है? अगर हमें बाहर से इंपोर्ट के ऊपर कम करें तो हमारे अपने सीड्स किस हद तक ताकतवर हो सकते हैं? पाकिस्तान में अभी काफ़ी पोटेंशियल है सीड में। जो मोस्टली जो वेजिटेबल्स का सीड है और फोडर का सीड है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाकिस्तान में अभी काफ़ी काम हो रहा है। हमारे इधर सीड लैब में हाइब्रिड मेज सीड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर हाइब्रिड वेजिटेबल सीड और हाइब्रिड मेज सीड की अच्छी वैरायटीज़ डेवलप कर ली जाएँ तो पाकिस्तान में सीड की जो इंपोर्ट है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाइब्रिड सीड की बात तो की जाती है, लेकिन हाइब्रिड सीड की जो पैदावार है उसकी मतलब जितनी भी कल्टीवेशन है उसके लिए प्रोसेस आपको लगता है कि हमारे देहात के अंदर जो इस वक्त हमारे किसान है उसको समझाने का, उसको एजुकेट करने का, उसे इन्फॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है? हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि हाइब्रिड सीड की प्राइस की वजह से जो फार्मर है ना वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है कि हम इसको परचेज़ कैसे करेंगे। अगर हम उनमें अवेयरनेस लाते हैं कि इसको परचेज़ करने के बाद जो हमारी आउटपुट है वो ज़्यादा मैक्सिमम होगी, तो इससे मतलब उन्हें भी बेनिफिट होगा और उनमें अवेयरनेस भी आएगी कि इसकी जो आउटपुट है हाइब्रिड की वो जो दूसरी वैराइटीज़ होती है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे हमें तेज़ी से हाइब्रिड के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो तालिबात को या तालिब इल्मों को किस हद तक इसमें ज़्यादा आना चाहिए ताकि हमारी जो एक ज़राई पैदावारी मुल्क जो हम तो कहलाते थे अब तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम मज़ीद इन्हांसमेंट ला के तरक्की कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे इस लेवल पे हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो देन ही हम आगे फार्मर्स को जो वो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका पहले रोल आता है कि वो इस चीज़ पे काम करें और फिर आगे उनको इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करें। तालिबात के अंदर हमारे पास एक और लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से ख़ास सीड्स हैं जिसके ऊपर अभी तक आपके ख्याल में हमारे पाकिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत है हाइब्रिड के अंदर? हाइब्रिड हम अब जैसा कि अभी वीट पे काम हो रहा है, क्योंकि वीट जो है वो पाकिस्तान की स्टेपल फूड है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो पहले वीट हाइब्रिड सीड पे काम नहीं हुआ, तो अभी वीट पे भी काम स्टार्ट हो गया है पूरी दुनिया में ना। और सबसे पहले मेज़, टोमेटो और वेजिटेबल सीड पे काम हुआ है हाइब्रिड सीड पे, और उनका फ़ायदा ये होता है कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट सीड होते हैं। हम अपनी जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं सीड में वो लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ में ज़्यादा यील्ड देती है, नॉर्मल सीड जो होता है वो
30 to 40 मन जो है पर एकड़ जो है वो यील्ड देता है, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो 100 to 120 टन जो है वो यील्ड दे रहा है। क्या इसकी क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमारे जो देसी किसान हैं वो कहते हैं लो जी वो टेस्ट नहीं रहेगा, जो वो ताकत नहीं रहेगी, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगी। तो क्या इसके ऊपर रिसर्च के अंदर कुछ पता चला है कि चीज़ें बेहतर हैं या एज कैजुअल उनकी तरह पैदावारी क्वालिटी की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ज़्यादा, क्योंकि हाइब्रिड सीड बनाने का मतलब ही ये होता है ना कि आप डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ लेके आ रहे हैं। तो डिज़ायर्ड क्वालिटी का मतलब यही होगा ना कि इम्प्रूव क्वालिटीज़ होंगी, यील्ड ज़्यादा होगी, बेटर क्वालिटी होगी। तो हाइब्रिड सीड जो होते हैं वो बेटर होते हैं नॉर्मल सीड से। सीड बेहतर है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर कैसे इसके अंदर काम हो रहा है आपको हम आगे लिए भी चलते हैं। लैब है और इसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर भी कराया गया, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर सीड टेस्टिंग एट सीड टेस्टिंग लैब्स के अंदर काम इस वक्त यूनिवर्सिटी में जारी है। आगे लिए चलते हैं। टेस्टिंग लैब जो है यहाँ पहुँचे, सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है इंट्रो इसका ले लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लैब की खासियत क्या है, इसमें क्या इस वक्त टेस्टिंग चल रही है? इस लैब में हम जो हाइब्रिड डेवलपमेंट है, मेज़ हाइब्रिड डेवलपमेंट, उसके लिए जो हमारे पास इनब्रेड लाइन का मटेरियल आता है लोकल इंस्टीट्यूशन से और अब्रॉड से, उसको हम जेनेटिकली टेस्ट करते हैं डीएनए मार्कर्स लगा के, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी इनब्रेड लाइन की, होमोजाइगोसिटी ज़्यादा होगी, हाइब्रिड विगर उतनी ही ज़्यादा आएगी और हाइब्रिड ग्रोथ के साथ उसकी यील्ड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम डीएनए मार्कर्स लगा के तो हाइब्रिड की टेस्टिंग करते हैं। इन टेस्टिंग के बाद इसका प्रोसेस फिर कैसे आगे चलता है? टेस्टिंग के बाद हम रिज़ल्ट्स देते हैं। मसलन ये एक छोटा सा आपको अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, पेरेंट्स में सिंगल बैंड आता है और जब हम हाइब्रिड को टेस्ट करते हैं उसमें डबल बैंड आता है। ये वाला रिज़ल्ट जब हमारे पास आता है, इसमें मिक्सिंग भी हमें मिल जाती है। अगर इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उस मटेरियल को, उस इनब्रेड लाइन को, और जो प्योर लाइन्स होती हैं उनको हम आगे हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वही हाइब्रिड फिर आगे फार्मर्स को हम देने के लिए यूज़ करते हैं। देने के लिए यूज़ करते हैं। तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त तैयार हो रहा है, किसके ऊपर रिसर्च हो रही है, क्या समझती हैं हाइब्रिड के ऊपर किस हद तक पाकिस्तान में काम हो रहा है और कितना होना चाहिए? हाइब्रिड की डेवलपमेंट अभी तक तो इतनी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त तक हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत महंगे हाइब्रिड बीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर पाकिस्तान काम, क्या हमारे पास पोटेंशियल है, हम इस तरह से काम कर सकते हैं? जी पोटेंशियल तो है, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियली इस टाइम क्राइसिस हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले इसके ऊपर ज़्यादा वक्त और ज़्यादा पैसा लगता है। जी ख़ास तौर पे मोलेकुलर लैब की जो फंडिंग है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इस तरह की लैब्स भी पाकिस्तान में कम है। इस तरह की पाकिस्तान के लैब जो हैं वो नायाब हैं। अगर इन लैब्स के ऊपर काम किया जाए तो बिलाशुबा अच्छे रिजल्ट, अच्छे नतीजे जो हैं वो आ सकते हैं। वालेकुम सलाम। किस हद तक आपके ख्याल में किसान को हमें इंटीमेट करने की ज़रूरत है, आगाह करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम हो रहा है? क्योंकि किसान से जब भी आप पूछेंगे पैदावार कम हो रही है, वो कहेगा यूनिवर्सिटियाँ कुछ नहीं कर दी, अपने अदारे बने हुए हैं। लेकिन क्या किस हद तक अदारों के अंदर आप समझते हैं कि काम हो रहा है और उन्हें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के अंदर? बस फार्मर्स में और जो रिसर्चर्स हैं उनमें गैप आ चुका है, क्योंकि अवेयरनेस है नहीं। एक्सटेंशन का जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि जो भी रिसर्च वर्क या जो डेवलपमेंट हो वो उसको कन्वे करें। उन पे फार्मर्स पे भी है कि वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो जो कन्वेंशनल तरीके हैं उन पे ही चल रहे हैं, वो एडवांस नहीं करते वो, और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम लोग उन्हें कुछ गाइड करें कि ये हाइब्रिड है या ये वैरायटी आप इसे यूज़ करें, तो वो रिस्क नहीं लेते। इसमें क्या एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि किसान का बेटा किसान कभी नहीं बनता, या किसान की बेटी किसान की फील्ड में नहीं जाती, वो ज़्यादा मॉडर्नाइज होना चाहते हैं और फिर हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो बंजर होती जा रही हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो पुराने ही यूज़ हो रहे हैं, कुछ नया वो यूज़ कर ही नहीं रहे। तो इस वजह से फिर वो जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग लॉस में जा रहे हैं। इस वजह से हम लॉस में जा रहे हैं। बड़ी एक अहम चीज़ थी, आगे ले चलेंगे, लेकिन उसमें पहले एक पैगाम कि हमारे तालिबात जो है, हमारे तलबा जो हैं वो अपने वालिदैन के उस रवैये को आगे लेके चलने की बजाय किसी और तरफ बढ़ जाते हैं। कहते हैं शायद हमको और स्टडी करके डॉक्टर इंजीनियर बनने से बिलाशुबा बने, लेकिन अगर उस फील्ड को लेकर आगे चलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गैप बताया गया यहाँ तालिबात की तरफ से, वो ख़त्म होते हुए हम तरक्की की राहें जो हैं वो तय कर सकते हैं। आगे ले चलते हैं। ग्रोथ रूम्स के अंदर पहुँचे हैं, डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। दोनों तरफ जो है बीज के ऊपर टेस्टिंग जो है या उनकी प्योरिटी, उनकी सेवेज जो है वो चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, ये ग्रोथ रूम्स के अंदर क्या काम चलता है और इस वक्त क्या क्या बीजेस के ऊपर जो है हाइब्रिड के ऊपर काम हो रहा है?
हम जो है इधर मेज़ के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं। इधर हमारे पास जो जर्म प्लाज्म यूनिट है, जहाँ पे हमारे पास जो है सीमेंट की लाइनें अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास इनब्रेड लाइंस हैं। इनब्रेड लाइंस की क्रॉसिंग के बाद हमारे पास हाइब्रिड आता है, तो उनका स्टॉक है, उनको हम फील्ड के अंदर टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास बीज आता है उसकी फर्दर टेस्टिंग और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम इधर लैब्स के अंदर करते हैं। उसके अलावा हम लोग राइस पे ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इरी की लाइनें अवेलेबल हैं। उनकी भी जो है वो हम पहले फील्ड में ट्रायल करते हैं और फिर उनकी प्योरिटी जर्मिनेशन टेस्टिंग के लिए हम ये ग्रोथ रूम है हमारे पास। आपका जनरेशन नेक्स्ट में आगे चलते हैं, ताकि ये ग्रोथ रूम है। ये ग्रोथ रूम है, यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन करके डिफरेंट क्रॉप्स, जिसमें मोस्टली जो है वो हम मेज़, राइस और चिकपी के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। इधर जो है वो हम ग्रोथ रूम के अंदर जर्मिनेशन ट्रायल ओपन लगाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आगे भी जर्मिनेशन जो है वो ग्रोथ रूम्स अवेलेबल। अच्छा, यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, हमें राइस ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये जो है हमारा स्पेसिफिकली, क्योंकि हर क्रॉप के लिए जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ये हमारा राइस के लिए है। तो राइस के लिए नॉर्मली जो जर्मिनेशन टेम्परेचर है वो 27 है। तो मेज़ के लिए क्योंकि कम होता है तो उसके लिए ग्रोथ रूम डिफरेंट है। हमारे पास हर क्रॉप के लिए डिफरेंट ग्रोथ रूम है। अच्छा, ये सारे हाइब्रिड है जो ये जो राइस है ये हाइब्रिड राइस है, उसकी मुख्तलिफ जो है वो लाइनें पड़ी हुई हैं, अंडर ट्रायल हैं, और फिर हम इधर उनकी जर्मिनेशन वगैरह पहले टेस्ट करते हैं, ताकि फार्मर्स को देने से पहले हम ये इंश्योर करें कि उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। अच्छा, ये बीज है, बीज के बाद इसे कहाँ फील्ड्स में टेस्ट किया जाएगा? जी, ये बीज हैं, बीज के बाद इनको फील्ड के अंदर टेस्टिंग की जाती है, वहाँ पे इनका यील्ड पोटेंशियल चेक किया जाता है। अगर हमारा यील्ड पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्टिंग वैरायटी से बेहतर है तो फिर हम उसको आगे जो है वो मतलब यह है कि अप्रूवल के लिए लेके जाते हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि लोग बारहा ये कहते हैं जी क्वालिटी नहीं आती, टेस्ट वो नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है ताकि हम अपनी यील्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो क्वालिटी, वो चीज़ें नहीं हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्वालिटी जो है वो हमारे पास बेहतर है, वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे पास बेहतर हैं, जिनकी क्वालिटी भी हमारे पास बेहतर है। मगर क्योंकि ये हाइब्रिड राइस है, ये हमारे पास जो है वो कोर्स राइस है, ये इरी की वैरायटीज़ की तरह का है, मगर इनमें हमारे पास यील्ड बेहतर है। मगर ये उसी तरह के मुतबादल हैं जो कि हमारे पास कल पहले कोर्स वैरायटी थे। तो हम बनाते हुए वैरायटीज़ ये चीज़ की इंश्योर करते हैं कि उनकी यील्ड भी बेहतर हो और उनकी जो कुकिंग क्वालिटी है और उसके अलावा बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बेहतर हो। हाइब्रिड के अंदर हमारे किसान को जाने में आखिर मसला आपके ख्याल में क्या? आप तो यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, मसला है क्या? बीज बने पड़े, किसान क्यों नहीं इसके ऊपर आने के लिए तैयार? हाइब्रिड में हमारे पास मेज़ में मोस्टली जो है वो मेज़ ने ब्रेक थ्रू दिया था। मेज़ में हमारे मोस्टली फार्मर्स जो हैं वो हाइब्रिड यूज़ करते हैं, और लोकल जो वैरायटीज़ थी, जो सिंथेटिक वैरायटीज़ थी, वो कम यूज़ करते हैं। मगर राइस में प्रॉब्लम आ रहा है। राइस के लिए जो है हमारे पास ग्रोइंग एरिया नहीं है, वो सिंध में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मगर उसके बाद जो राइस की हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है बासमती राइस। तो लोग जो है वो बासमती राइस को ज़्यादा ग्रो करते हैं और हाइब्रिड राइस को अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। ये ज़रूरी यूनिवर्सिटी के वो रूम्स थे, सबसे पहले रिसर्च लैब का दूसरी लैब जहाँ टेस्टिंग उसकी क्वालिटी की हो रही है, अब यहाँ उसकी ग्रोथ रेट चेक किया जा रहा है। मकसद इनका सिर्फ ये है ताकि एक सेहतमंद माशरे को बढ़ाने के लिए हमारी जो ज़रूरी तरजीहात है उसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसका नाम है ज़रूरी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो अपना हक अदा करी। लेकिन प्रॉब्लम एक स्टूडेंट है बहुत खूबसूरत का, जो मेरा भी एक अहम मसला हमेशा से रहता है कि इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो बहुत, हमारा ब्रिज जो है वो बढ़ चुका है। तो वहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले क्या करते हैं, ये तो उनके तक सवाल ज़रूर उठा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसान के बेटे का, किसान की औलाद का, तो वो भी इस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करने में, बढ़ाने में नाकाफ़ी और नाकाम नज़र आता है, क्योंकि या तो उसका रुझान किसी और तरफ होता है कि वो अपनी लाविश लाइफ एंजॉय करे। मेरे ख्याल में ज़राअत से बेहतर इस वक्त हम एग्जांपल दे सकते हैं गन्ना, गन्ने के बाद हमारी जो गंदम है उसको, उसके बाद अब हमारी कपास जो है ये बम्पर क्रॉप की तरह पैसे दे रही है। अगर इसकी तरफ आना होगा तो यकीनन तौर पे पैसे भी बहुत खुले मिलेंगे और हमारे पास प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बीज की, सीड्स की, जो भी नाम दें, जब पैदावार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, सबसे पहले जो जुज़ आता है उसे सीड कहते हैं, बीज कह लिया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब में मौजूद हैं, इनके साथ बात का आगाज़ करेंगे और तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। इस वक्त ज़रूरी यूनिवर्सिटी किन किन बीजीज़ के ऊपर काम करी है, आप किस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं और किस हद तक आप समझते हैं, क्योंकि इस वक्त देखें तो हमारा किसान खुशहाल हुआ है, इसको हम नो डाउट कि ये किसी की एक्टिविटी नहीं, लेकिन एक बम्पर क्रॉप ना हुई, जो हुई उसे बम्पर क्रॉप, लेकिन किसान को पैसे अच्छे मिल गए। क्या समझते हैं, पैसे अच्छे मिल जाना सारा हमारा रुझान होना चाहिए या पैदावार बढ़ाना रुझान होना चाहिए?
देखें जी, किसी भी काम के अंदर जो मुश्किल मिजाजी है, जो कंसिस्टेंसी है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक दफ़ा हमारी अच्छी पैदावार आ जाए तो हमें उसे मेंटेन भी रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारा सीड सेक्टर है वो बहुत वीक है, और हम अपने फार्मर को, अगर हम सिर्फ पंजाब की भी बात करते हैं तो उसके अंदर हम अपने फार्मर को जो सर्टिफाइड बीज या अप्रूव्ड बीज है वो फ्राहम नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दोनों जो उनसे बीज देते हैं, और इनको मॉनिटर करता है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। उनके सीड इंस्पेक्टर्स हैं, उनका जो अमला है वो उसको मॉनिटर करता है, एवेल्यूएट करता है, और जो सीड प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है। लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन है वो अभी बहुत कम है। यूनिवर्सिटी जो सी है वो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती है, जो सीड जब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ख़ुद भी सीड प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दी है, और हमारे अभी बहुत सी जो अप्रूव्ड वैराइटीज़ जो सी हैं वो अप्रूवल के प्रोसेस में है, और बहुत जल्द अप्रूव्ड होकर बहुत सी जो क्रॉप्स के सीड हैं वो फार्मर के लिए हम फ्राहम कर पाएंगे। करंटली जो सा है हम उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैब अवेलेबल हैं, उसके अंदर हमने बाहर से जर्नप्लास्ट को इंपोर्ट किया, उसको लोकल टेस्ट किया, उसकी अडॉप्टेबिलिटी देखी। अगर बाहर से कोई सीड कंपनी हमारे पास आती है कि हम आपसे सीड को टेस्ट करना चाहते हैं या हम उसकी पैलेटिंग करवाना चाहते हैं, सीड कोटिंग करते हैं, जैसे टोबैको सीड है वो बहुत बारीक है, माइन्यूट है, और हमें उसमें प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे स्प्रेड करें, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए हम सीड कोटिंग करते हैं, सीड पैलेटिंग है, वो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमने सीड स्टोरेज के लिए हर्मेटिक बैग तैयार किया है, हमारे डॉक्टर इरफान अफसल साहब ने। हर्मेटिक हमारे पास ड्रम भी है जिसकी जो सी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है, और उसके अंदर मॉइस्चर जो सा उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आ सकता। जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो उसकी वजह से उसकी जो सी शेल्फ़ लाइफ है सीड की वो भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं, और इसके ऊपर मुसलसल अभी काम जारी है। तो हम तवक्को करते हैं कि हम बहुत जल्द जो सा काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज और अच्छे बीज को फ्राहम कर पाएंगे। क्या एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट नहीं हो गया? जहां आपने बात की सीड्स के हवाले से काम हो रहा है, तो हमेशा किसान से जब भी बात करेंगे तो उनका अटैक होता है, देखें जी हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कर कुछ नहीं रही। क्या यूनिवर्सिटी कर कुछ नहीं रही? जब करती है तो आगे वो चीज़ें जो पहुँचाना है वो किस इदारे का काम है, जहाँ गैप हमारा बढ़ता चला जा रहा है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पंजाब जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं जो फार्मर तक जो सा फार्मर डेज़ करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने भी आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए हैं, और जो हमारा ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है, और जो यूनिवर्सिटी एंडोवमेंट फ़ंड है वो हमें इसके लिए फ़ंड फ्राहम करती है कि हम जो सा आउटरीच एक्टिविटी करें, फार्मर फील्ड पे ट्रायल भी लगाएं, और फार्मर को जो सा इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करें, और उसको मौके के ऊपर दिखाएं कि कैसे हम अच्छे तरीके से क्रॉप को मैनेज करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और उसके लिए हम यूनिवर्सिटी हमें हर तरह की फैसिलिटी जो अपना हमारा टीचिंग स्टाफ है उसको प्रोवाइड कर रही है कि वो भी जाके फील्ड के अंदर जो है ना उसकी हेल्प करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की, ताकि उससे हमारी जो सी एवरेज यील्ड है वो बढ़े, और फार्मर जो सा हमारा उसकी एजुकेट हम उसे कर सकें, और फार्मर को जो नई टेक्नोलॉजी है वो दे सकें। नहीं दे सके। डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डिटेल में बातें हुई, लेकिन आखिर पर एक्सपर्ट राय हमें चाहिए होगी। इस वक्त हम हाइब्रिड के अंदर पीछे क्यों खड़े हैं? बुनियादी वजह उसकी ख़ुद बनावट के अंदर, क्योंकि हम मेजर हमारी जो क्रॉप्स के बीजेस हैं हाइब्रिड के अंदर अगर जाते हैं तो इंपोर्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा एक बजट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। 11 महीने की रिपोर्ट भी देखें तो हम एक्सपोर्ट के अंदर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर पिछले साल के 11 महीनों से कम हुए हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत हो गई, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर हमें कपास की ज़रूरत है, वहाँ भी हम कम हो रहे हैं। क्या फैक्टर्स के यहाँ आकर ज़राअत से हम पीछे हटते क्यों जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात की है, तो पहले तो ये आप मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आपने ये एक ऐसा टॉपिक फोकस किया है जिस पे पॉलिसी मेकर्स और जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं इनको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं हाइब्रिड सीड में मेज़ हाइब्रिड की बात करूँगा, तो मेज़ में अब हम पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं। मेरा तल्लुक़ जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से है, और मैं मेज़ हाइब्रिड डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। हमारी कोलैबोरेशन सिमट के साथ है, और इस वक्त जो हम स्प्रिंग मेज़ में है उसमें हाइब्रिड सीड इंपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है। वेयर एज़ अगर हम अपने आटम की जो हमारी मौसमी मकई है उसमें जो हाइब्रिड में है उसमें हम काफ़ी हद तक मोर देन 40% तक हम खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें सिमट की तरफ से जो जर्मप्लाज्म प्रोवाइड किया गया है उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और जो हमारा लोकल जो सीड सिस्टम है जिसमें हम गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से हमारा जो लोकल सीड हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट में है उसमें बहुत वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी प्राइवेट कंपनी से। लेकिन
चूँकि अगर आप देखें तो हाइब्रिड सीड, मेज़ हाइब्रिड सीड में इस वक्त जितना एरिया जो डेवलप हो रहा है, पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुल्तान में और बहावलनगर में मेज़ हाइब्रिड लगेगा, लेकिन अब आपको मुल्तान से बियॉन्ड मुल्तान बहुत सारा हाइब्रिड सीड मिल रहा है, मेज़ हाइब्रिड ग्रोइंग हो रही है। स्पेशली इन पंजाब ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसलिए ग्रो कर रहा है कि जो मेज़ है ये इसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत बन रही हैं। इस वजह से अब फार्मर, ज़ाहिर है फार्मर ने अपनी प्रॉफिट पे जाना है, तो उसको क्रॉप में मेज़ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए वो शिफ्ट कर रहा है। आप देखें ये कॉटन एरिया जो ऑक्यूपाई कर रही है जो मेज़, इसी वजह से कर रही है कि कॉटन में जो बेसिकली सीड का प्रॉब्लम आ रहा है, वेयरएज़ मेज़ में प्योर सीड उनको मिल रहा है। नो डाउट हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे। अब हमारा जो नेशनल सीड सिस्टम है वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त कंट्रीब्यूशंस है, होपफुली हम इसको कम बैक करेंगे और हम कुछ कंट्रीब्यूशन पर ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ करते जाएंगे। और ये हाइब्रिड सीड में, स्पेशली मेज़ हाइब्रिड सीड में, इसमें हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और हम ये अपना शेयर जो है वो लोकल सीड कंपनीज़ का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। डॉक्टर साहब, जब आपने बात की सीड्स की, इसके हवाले से हमारी पैदावारी देखें, आपने क्रॉप की बात की, क्या इसके लिए इलाके मुख्तस करना दोबारा से बहुत ज़रूरत नहीं है कि इलाकों के ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए कपास की, क्योंकि हमारी बाकी पैदावारें डिस्टर्ब हो रही हैं। मकई का एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे पास पहले भी मौजूद था, कपास का था, इसके अलावा हमारे पास गंदम थी, हमारे पास चावल था। हमारी जो गन्ना है उसने ऑक्यूपाई कर लिया बहुत ज़्यादा सेक्टर। बलूचिस्तान की तरफ हम बढ़ते हैं तो लेकिन लोग उधर जाना नहीं चाह रहे। बात यह है जी कि जब आप बात करेंगे ना जी कि हमें क्रॉप सेक्टर्स बनाने चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड। आइडियल कंडीशन है कि जी हम क्रॉप सेक्टर्स बनाएं और उस लिहाज से हम फार्मर्स को फोर्स करें या उन एरियाज़ में सब्सिडीज़ दें। किसी ना किसी सूरत में हम फार्मर्स को ये कहें जी आपने ये इस एरिया में ये चीज़ ग्रो करनी है। अगर ये ओपन होगा तो फार्मर अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट पे जाएगा, वो प्रॉफिट पे जाएगा और वो वाली क्रॉप जो है वो डोमिनेट कर लेगी। दूसरा ये डिमांड और सप्लाई बेस्ड भी है। अगर आप डिमांड की बात करें तो इस वक्त हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री और इस वक्त हमारा जितना भी साइलेज इंडस्ट्री जो है वो इस पर टोटली डिपेंड कर रही है, इसलिए ये चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। अब अगर आप क्रॉप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मौजूद भी हैं और फर्दर इसको रिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत है कि जो कॉटन का एरिया जिस पे हम बहुत ज़्यादा फॉरेन अर्निंग कमाते थे और जो वो मेज़ यानी मकई और वो शुगर केन उसको ऑक्यूपाई करता जा रहा है, इसमें ज़रूरत है कि हम सेक्टर्स को रिफ़ाइन करें और हर जो क्रॉप का है उसका एक सेक्टर हो और जो जितनी डिमांड है मुल्क की उसको वो उतने एरिया पे लगे। और जो एक्सेस है इस पे आप ये ऑयल सीड्स की बात कर सकते हैं कि आप ऑयल सीड्स पे कितना इंपोर्ट बिल है हमारा, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, जो हमारी दो क्रॉप्स हैं जिसे हम चीनी और आटा कहते हैं, इस पे बहुत सारी सियासी बातें भी होती हैं कि वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तमाम क्रॉप्स ख़राब भी इसी दो फसलों ने की है और हम जा भी, गंदम बिलाशुबा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल जिसे हम फिर भी बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं और फिर बाहर भेज भी रहे हैं, उसे बना भी रहे हैं। क्या हमें इसके मुतबादिल जो आपने मकई और कपास की बात की, जो हमें एक्सपोर्ट में बरामदात में इजाफे का बाइस बनती हैं, इधर जल्द जाना चाहिए और गवर्नमेंट, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे इस इलाके के अंदर, फिर वो मजबूर हो जाएंगे लोग उसको लगाने के लिए। इसमें जी ना मैं जो आपने कहा जी वीट पे, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम कंपोजिट फ्लोर पे जाएं। मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की कंट्रीब्यूशन बताता हूं कि हमारा इस वक्त एक बहुत अच्छा हाइब्रिड प्रोसेस में है, वो वैरायटी अप्रूवल के लिए है। उसमें वो विटामिन ए बायोफर्टिफाइड हाइब्रिड है। वो अगर आप उसके फ्लोर को और वीट के फ्लोर को मिक्स करके 15 to 20% अगर आप मेज़ का फ्लोर मिक्स करके वीट के साथ उसकी करें तो वो चपाती बन जाती है। तो वो कंपोजिट फ्लोर का कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें वीट पे प्रेशर जो है ना वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेन प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा है मेज़ का, तो ये एक अच्छा एक मिक्सअप होगा जिससे वीट पे प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरी बात आपने जो शुगर केन की यूजुअली जो लो लैंड होल्डिंग्स है ना, जिन पे जो कम जगह जिनके पास मौजूद है, वो कोशिश करते हैं कि ठीक है हमने सोएं कर दी, साथ में एक एडिशनल काम है वो काम साथ कर रहे हैं और बाद में हार्वेस्ट करके उसको कर दिया, सेल कर दिया। ये एक्चुअली फार्मर जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है वो इनोवेशंस पे कम जाता है।
जो बड़े फार्मर हैं वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज़ है कि वो इनोवेशंस लेते हैं, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकें और प्रोडक्शन बढ़ा सकें। प्रोडक्शन बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब की बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन आखिर में इस ब्रेक ये कहते चलूँगा, जो हमारा छोटा फार्मर है ना वो हमारा है 95% तक, जिसके पास सिर्फ 10 एकड़ तक है। लेकिन हमारा जो बड़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसके पास बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे पैसे लगाने की गुंजाइश मौजूद है, वो बहुत कम है। जिसके पास 200 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़, जिसके पास ज़्यादा एकड़ मौजूद हैं, जो मुरब्बे मौजूद हैं, वो इसकी तरफ जाता है। लेकिन जो छोटा फार्मर है, जो जैसे हम 10 एकड़ से 20 एकड़ के दरमियान वाला कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब जब बात कर रहे हैं सीड्स के ऊपर, तो इसके अंदर सबसे एक अहम जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो एक प्राइवेट सेक्टर हमारे अंदर बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसके अंदर काम हो भी रहा है और काम करने की ज़रूरत भी होगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फैसल भाई वानी सनत और तिजारत की कायमा कमेटी बराए सीड्स, जो कि ख़ास तौर पर इसके ऊपर बनाई गई है, उसके चेयरमैन जो हैं हाजी गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे वानी सनत तिजारत में एक ऐसी कमेटी मौजूद है जो इस सेंसिटिव मौज़ूआत के ऊपर बात भी करती है, काम भी कर रही है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है शायद हमें सीड्स के ऊपर काम करने की, सीड्स के अंदर आगे बढ़ने की और ख़ुद मुख्तार होने की? देखिए, सीड्स मेन है एग्रीकल्चर। अगर जैसे जिस्म में जान है तो ऐसे ही सीड्स है। सीड्स है तो एग्रीकल्चर है, अगर सीड नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है। हमारी ये अभी इस टाइम एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होती जा रही है। शहरों में सारी कटाई हो के प्लॉट शहर में आ गए, लैंड कम होती जा रही है, और इसके लिए हमें ज़रूरत है हाइब्रिड सीड्स की, ताकि थोड़ा सीड लगे और ज़्यादा पैदावार आए। इसी तरह जब ये काउंट की आई हैं कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनी आई हैं, कॉर्न लेके मॉन्सेंटो आई है या पायनियर आई है, गवर्नमेंट के साथ इनका मुआहदा था कि हम इतने % इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जो इन्होंने ये काम नहीं किया, जिससे हमारा ज़र मुबादला जो है वो बाहर ही गया। इन्होंने लोकल प्रोडक्शन की नहीं। ये हमारे अदारों की नाअहली समझ लें, नालायकी समझ लें कि उन्होंने इस पर परसू ही नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अभी ऐसे ही अयूब रिसर्च वाले बैठे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, हम वेजिटेबल पे काम करते हैं। वेजिटेबल में इन्होंने 2 वैरायटी टमाटर की हाइब्रिड बनाई हैं। उसका ये क्या करते हैं कि हाइब्रिड बना के उसकी लाइनें किसी न किसी कंपनी को बेच देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ये कौमी अदारे जो होते हैं ये मुनाफे के लिए नहीं होते, ये अवाम की खिदमत के लिए होते हैं। इनका काम है हम जो भी लाइनें बनाई हैं उसको हर साल वो लाइनें बनाएं, और जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उनको वो लाइनें दें ताकि वो आगे उसकी मल्टीप्लिकेशन करें और जो है दरामदी बीज कम हो। अगर ये काम नहीं करते तो हमें वो लिहाजा इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो सीड तो लगाना है, हमें हाइब्रिड सीड इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा मुबादला जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जाकर यहाँ फिर ये आगे काम चलता है। अभी आप देख लें, ये मिर्च पड़ी है, आप सादा मिर्च का पौधा लगा लें, 15-20 मिर्चें आएंगी, उस पर ख़त्म हो जाएंगी। ये हाइब्रिड मिर्च है, देखेंगे कितना है। ये किसान इसे इतना खुश होता है कि किसान को 100 मन मामूली खुश्क मिर्च जो है 100 मन खुश्क मिर्च आसानी से मिल जाती है। पिछले साल आप देखें मिर्च का रेट था 30-35 हज़ार रुपये मन तक मिर्च का रेट चला गया था। जो अभी जो ही नई फसल आई है तो इसका रेट कम हो के 7,000 रुपये तक रेट कम आ गया। वो किसका फ़ायदा है? अवाम का फ़ायदा है। तो हाइब्रिड जो है गवर्नमेंट के अदारों को चाहिए कि ये खुद हम ये सीड इंपोर्ट करते हैं, ये लाइनें हमें बना के दें और हम इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें, और ताकि ज़र मुबादला भी कम से कम बढ़ जाए और आवाम का भी फ़ायदा हो। अच्छा भाई साहब, क्या आप लोग इसके ऊपर, आपकी रिसर्च डेवलपमेंट की लैब भी है, आप इस बीज के ऊपर काम करें जो बाहर से मंगवाया है, कि हम खुद कोई नया इंट्रोड्यूस करें, आप लोग करें, ताकि उसका फ़ायदा हो सके? क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है कि सरकारी सेक्टर को ये चाहिए इसको बेचने की बजाय बांट देना चाहिए। हमने R&D टीम बनाई है, अपना R&D फार्म बनाया, मगर वो एकदम नहीं होता। इसमें कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं एक लाइन बनाने के लिए। तो हमें इंशाल्लाह हम 2 साल में खुद कफील हो जाएंगे। अपनी मुख्तलिफ वैरायटी हम लेके आए, हमने टमाटर की भी वैरायटी हाइब्रिड में की है, बाकी भी हमारी चीज़ें बन रही हैं। इसको 2 साल अभी लगेंगे हमें यहाँ तक पहुँचते। मगर ये अदारे जो इतने साल से काम करें, इनका काम है कि हमें लाइनें दें ताकि हम उसको मल्टीप्लिकेशन करें। भाई साहब, इस वक्त अगर मुल्की दरामदाद को देखें तो हमारी दरामदाद बढ़ती जा रही हैं, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर की दरामदाद फिर से इजाफे के साथ ऊपर नज़र आ रही हैं गुज़िश्ता माली साल के 11 महीनों।
क्या समझते हैं चीनी भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, आटा भी बाहर से मंगवा रहे हैं, और इसके अलावा कपास जो है वो भी हमारी बाहर से आ रही है, और ये हमारी 3 नेसेसिटी क्रॉप्स थी जिसके ऊपर हम डिपेंड करते थे। क्या मुल्क के अंदर आप समझते हैं पैदावार कम है, या कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर किसान इन फसलों से हट के दूसरी तरफ जा रहा है? इवन कि आप देखें गन्ने का भी रेट बहुत अच्छा मिला है, कपास का बहुत अच्छा मिला है, और अब गंदम के बाद कपास को भी अच्छी कीमत मिल रही है, गंदम की बड़ी अच्छी पैदावार हुई है। देखिए हमारी पॉलिसियाँ गलत हैं। ये आप चले जाएं, बेल्ट जो है ये मियाँ खां वाली भावलपुर से आगे, ये कॉटन का बेहतरीन इलाका है, बेहतरीन दुनिया की कॉटन, यहाँ नंबर 1 कॉटन होती है। क्या हुआ, वहाँ जाके इन लोगों ने शुगर मिलें लगा दी सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद की खातिर। वो लोग मूव हो गए आहिस्ता आहिस्ता शुगर कैन की तरफ, कॉटन कम हो गई, जिसकी वजह से हमें कॉटन मंगानी पड़ती है। अगर ये वहाँ शुगर मिलें नहीं लगती, वहाँ पे कॉटन होती, और बेहतर दुनिया की नंबर 1 कॉटन वहाँ पे होती है, और ये हमें कॉटन आराम से हमारी पूरी होती नहीं थी, और हमने एक्सपोर्ट भी करनी थी, जिसकी वजह ये शुगर मिलों की वजह से हमें वो कॉटन मंगानी पड़ी। ये शुगर मिलों का ये माफिया है, देखते हैं किधर से, इन लोगों को तो पैसे का मुफाद है, जिधर से पैसा आ जाए वहीं पे ठीक है। भाई साहब, हाइब्रिड बीज के ऊपर किस हद तक आप समझते हैं काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? कोई इदारे अगर काम करें, जैसे आपने कहा टमाटर, ये मिर्च के ऊपर तो काम शुरू हुआ है। क्या हमारी जो बेसिक क्रॉप्स है जिसमें गंदम के अंदर इंडिया 100 से ऊपर तक अपनी जो है वो यील्ड ले गया है, हम अभी तक किसी की 40 हो जाए तो वो जश्न मनाता है कि मेरी बहुत बड़ी यील्ड आ गई है। कपास की भी ऐसी है, और मकई के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जबकि बाकी भी देखें जिसमें गन्ना है उसकी भी हमारी यील्ड पर बहुत कम आती है। यील्ड ये काम है एग्रीकल्चर वालों का, ये उस पर काम करें। अगर मैं फिर कुछ कहूँगा तो फिर बात ना आगे निकल जाती है। ये लोग कहते कि हैं अपने काम से मुखलस नहीं है, सुबह आएंगे 11 बजे, 9 बजे का टाइम है, क्यों जी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया था, फिर 1 घंटा बैठ के चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, फिर गायब हो जाएँ, कहाँ ये बच्चों को स्कूल से लेने चला गया था। भाई आपका काम क्या, बच्चे स्कूल से लाने ले जाने के लिए आपकी तनख्वाह मिलती है, या आपको तनख्वाह मिलती है काम करने की? जब आपने काम ही नहीं करना तो हमने क्या करना है? हम पीछे ही जाएंगे, दुनिया आगे जाएगी, हम पीछे जाएंगे। जब तक इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इनको डेली के इनसे लेनी पड़ेगी आपने आज में क्या किया है, तो फिर जो है हमारी यील्ड बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम मुल्क तरक्की करेगा। यानी कि भाई साहब आपकी बात का मकसद ये है कि ज़राअत के अंदर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम एक ज़राई मुल्क हुआ करते थे, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, हमारी अगर हम अदाद शुमार देखें तो ज़राई मुल्क कहलवाने के काबिल तो अब नहीं है। लेकिन क्या ज़राअत के अंदर हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है कि दोबारा से ज़राअत में अपनी पैदावार और बरामदत बढ़ा सकें? पोटेंशियल मौजूद है। उसके बाद उसके लिए आप देखें, आप अयूब से चले जाएँ, जिसने की हुई है MSc कॉटन पे, आप वहाँ जाके देखिए उसको लगाया हुआ शुगर कैन पे। जिसने शुगर कैन में किया हुआ काम उसको लगाया हुआ इन्होंने वीट पे। जिसने वीट पे किया हुआ है उसको लगाया वेजिटेबल। वो क्या काम करेगा बंदा जाके? जिसने जिसमें कुछ किया हुआ है उसको उसी में रहने दें, वो 10 साल 20 साल उसी में चले, उसमें कई कुछ लेके आएगा। मगर जब उसको आप 2 साल बाद उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, वो बंदा क्या करेगा? ना वो बंदा कुछ कर सकता है, ना अदारा कुछ कर सकता है, ना मुल्क के मफाद में कुछ होगा। भाई साहब बहुत शुक्रिया। हाजी गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन कायमा कमेटी फैसला ऐवान सनत तजारत बराए सीड्स। तो उन्होंने बहुत ही 2 अहम नुक्ते उठाए। एक, दफातर के अंदर बैठे लोग सरकारी अपने ओहदों के ऊपर संजीदा नहीं है, कि जो प्रोडक्शन है लोगों को गलत ओहदों के ऊपर बैठा के काम करवाया जा रहा है। अगर उन्हें उनकी डिज़ायर्ड और ख़ास तौर पर जिस काम के अंदर वो माहिर हैं, महारत रखते हैं, उस फील्ड में रखा जाए तो ज़्यादा हमें तरक्की मिल सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। दूसरी सबसे अहम नुक्ता जो उन्होंने उठाया कि हमारी अगर देखा जाए तो जो अदारे बनाए गए हैं वो एक बीज बनाते हैं, बीज बनाने के बाद एक मखसूस तबके को उसके बोली लगाने के बाद बेच दी जाती है। अगर वो लाइंस तमाम अदारों को एक दे दीजिए, वो उससे R&D करते हुए मज़ीद उसको इन्हांस करें, तो बहुत सारी पैदावार के अंदर पाकिस्तान खुद कफ़ील हो सकता है। और सिर्फ खुद कफ़ील ही नहीं बल्कि दुनियाई ज़रूरत पूरी करने के लिए, जैसे हम माजी में उन्हें बरामद करते रहें, अपनी बरामदात बढ़ा सकते हैं। और इस बरामदात बढ़ाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि अभी हम कपास बाहर से मंगवा कर अपनी ज़रूरत पूरी करें, तो जब हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अपनी कपास यूज़ होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारा दरामदी फिगर्स ऊपर जा रहे हैं, उस दरामदी फिगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बरामदी फिगर्स को ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।